लास्ट अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो सिलेबस दिया है अकॉर्डिंग टू उसी को अपन क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे कि हमको कितना सिलेबस केमिस्ट्री में पीएनएसटी के लिए पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर मैं उसको डिटेल बताऊंगा, पहले शॉर्ट में देखेंगे फिर डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं एक बात बता दूं कि पीएनएसटी का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें आपको 12th क्लास का जो है कंप्लीट सिलेबस है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अलावा कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो इसमें टोटल आपको 5 सब्जेक्ट सिलेबस में पूछे जा रहे हैं। एक आपको पूछा जा रहा है केमिस्ट्री, एक पूछा जा रहा है आपको यहां से फिजिक्स, थर्ड नंबर पे आपको पूछी जा रही है बायोलॉजी, और फोर्थ नंबर पे इंग्लिश, और फिफ्थ नंबर पे आपको पूछा जा रहा है जीके, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो 12th के 3 आपको साइंस के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आपको पूछी जानी है सिलेबस में, और जीके आपको पूछा जाना है। तो ये सभी सब्जेक्ट से, या 5 सब्जेक्ट जो आपको मैंने लिखवाए हैं, ये सभी सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, YouTube में जो है एक फ्री बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम ये 5 सब्जेक्ट के आपको डिटेल कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले फ्री में, उसका कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 12th क्लास का सिलेबस जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके सारे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट टीचर जो है वो आएंगे और आपको अपने सब्जेक्ट का जो है प्रॉपर डिटेल सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे। उसके जस्ट बाद अभी हम लोग 1 या 2 दिन से, लगभग न्यू मंथ से ही बात कर लो, 1 तारीख से जो है 1 अक्टूबर से हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, और इसी के साथ कुछ इंफॉर्मेशन और शेयर करते हैं। जैसे देखिए, अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है पीएनएसटी का जो पेपर हुआ है सितंबर में, 9 सितंबर से जो एग्जाम चली थी 13 सितंबर तक। ठीक है, इसमें जितने भी पेपर हुए हैं, है ना भाई, इसमें जितने भी पेपर हुए हैं और जितने पेपर हमको मिले हैं, जिसमें बच्चों ने रिस्पॉन्स शीट हमारे साथ शेयर की है, तो कुछ पेपर हमारे पास अवेलेबल है, उसके हम पहले सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पेपर आए हैं पीएनएसटी एग्जाम के, इसके सॉल्यूशन वीडियो आपको चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशन वीडियो अभी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के जो है वीडियो आपको मिलेंगे, 1 या 2 दिन से हम लोग अब अपलोडिंग चालू कर देंगे। ठीक है, तो वो भी आप प्रॉपर देख लीजिएगा। और अगर आपने पेपर दिया है पीएनएसटी का और आपको अपने पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप जो है क्या करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्स शीट शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी रिस्पॉन्स शीट अगर हमको मिलती है तो हम उसका डिटेल सॉल्यूशन दे देंगे। क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम हुआ है पीएनएसटी का, उस एग्जाम के जितने भी पेपर हुए होंगे वो ईएसबी की वेबसाइट पे अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड की है तो आप उसको हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको बता रहा था क्या, केमिस्ट्री का जो सिलेबस होने वाला है पीएनएसटी एग्जाम 2025 का, उसी को अपन लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पीएनएसटी के सिलेबस की, तो यहाँ पर 12th केमिस्ट्री का पूरा सिंपल मतलब सिलेबस जो है वो यहाँ पर लिया गया है। तो 12th केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, देख लीजिए थोड़ा सा आप। ठीक है, तो 12th केमिस्ट्री में हमको सबसे पहले पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन या मींस विलियन वाला सबसे पहले चैप्टर आपको 12th में दिया गया है एनसीईआरटी में। सेकेंड नंबर पे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम बोलते हैं विद्युत रसायन। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। एंड फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में देखो जनरली आपको केमिस्ट्री जो होता है वो 3 पार्ट में हमको पढ़ना रहता है। ठीक है ना, तो हमको जो फिजिकल केमिस्ट्री है, या देखो ध्यान से, हमको केमिस्ट्री का जो सिलेबस दिया है उसमें 3 पार्ट है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं भौतिक रसायन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, भौतिक रसायन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। एक तो विलियन पढ़ोगे, जिसको हम सॉल्यूशन कह रहे हैं।
दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम बोलते हैं विद्युत रसायन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक को हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं और यहां पर 2 चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखते हैं, जिसको अकार्बनिक रसायन हम लोग बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जिसको अकार्बनिक रसायन हम लोग बोल रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे आप डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर मतलब सेकेंड टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोल दो आप, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या इसको हिंदी में बोलते हैं आप उप सहसंयोजी यौगिक। तो 3 चैप्टर आपको भौतिक रसायन से पढ़ने हैं, 2 चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक से पढ़ने हैं और 5 चैप्टर और हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने। कौन कौन से? एक आपको पढ़ना है हेलोएल्केन हेलोएरिन, फिर आपको पढ़ना है एल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। और फिर पढ़ना है आपको एमीन्स और फिर पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक हो गया। इसके जस्ट बाद में देखो हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन 6 नंबर पे, 7 नंबर पे एल्कोहल फिनॉल और ईथर पढ़ना है, 8 नंबर पे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, फिर पढ़ना है एमीन और फिर पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स। मतलब हमको 5 चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक के अंदर डिस्कस करना है। प्रॉपर इसका डिटेल में जो है अभी एनालिसिस करवाऊंगा आपको, ताकि आप सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बेटा आप, तो सबसे पहले आपको ना उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो वीडियो हमारा चल रहा है इसका अगर आपको पीडीएफ से अगर पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आपको अभी हमारे लेक्चर्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। उसमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको मेरे लेक्चर का जो है पीडीएफ जो है स्लाइड वाला वो वहां पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है अभी नीट और पीएनएसटी का जो है 2 बैच अनाउंस हो रहा है, या 2 बैच स्टार्ट किया जा रहा है, रेगुलर बैच। ये बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर देख लीजिए, ये बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 1 अक्टूबर से, ठीक है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और बैच का टाइम है यहाँ पे बेटा 8:30 टू 1:30 PM। सुबह 8:30 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है 1:30 बजे, ठीक है। ये ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है अभी। ऑनलाइन बैच तो हम पूरा फ्री दे रहे हैं आपको, ऑनलाइन बैच हमारा पूरा फ्री चलेगा। ऑफलाइन बैच अगर कोई बच्चा अगर ऑफलाइन पढ़ना चाह रहा है तो वो ऑफलाइन बिल्कुल आ सकता है और फटाफट से अपनी सीट रिजर्व करवा सकता है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर आपको काफी सारी बैच में फैसिलिटी दी जाएगी। जैसे सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हो वो काफी हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर होंगे, है ना। अभी हाल ही में आपको मैं बता दूं कि अभी हमारे यहाँ से 3 बच्चे जो है एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए हैं। उनका जो प्रॉपर वीडियो रहेगा अभी वो आपको अभी 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख लीजिएगा। डिजिटल क्लासरूम अवेलेबल है, 6 घंटे की 6 घंटे की हमारे यहाँ पे क्लासेस चल रही है। प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये अवेलेबल रहेंगे इस बैच में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग आपको साथ ही साथ करवाते हैं बैच में। जैसे बच्चा अगर पढ़ता है तो कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यूज तुरंत करवाए जाते हैं। पीएनएसटी और नीट के 10 ईयर के पीवाईक्यूज आपको ऐड मिलेंगे, जो मटेरियल मिलेगा उसमें। जहां फीस जो होगी आपकी कोचिंग फीस भी जो है वो सबसे कम रहेगी। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम फीस में हम लोग जो है बहुत अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है एक बहुत ही शानदार नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी स्टडी में बहुत आपको क्या होती है, सुविधा होती है, बोल सकते हैं आसानी होती है, ठीक है। इसी के साथ पीएनएसटी का भी एक बैच चालू हो रहा है। दोनों ही बैच सेपरेट बैच होंगे, दोनों ही बैचेस अलग अलग लगेंगे, ठीक है। ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसका भी बैच टाइम जो है 8:30 से 1:30 है, ठीक है। सुबह 8:30 बजे से ये बैच जो है 1:30 बजे तक दिन में चलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको सारे लेक्चर्स जो सिलेबस में होंगे वो सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सारी फैसिलिटी जो नीट की बैच में दी जा रही है वो सारी फैसिलिटी जो है पीएनएसटी की बैच में भी दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, कोई भी बच्चा अगर बैच ज्वाइन करना चाहता है तो उसको डायरेक्ट फीस पेड नहीं करना है। पहले आपको 3 दिन का क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे डेमो दिया जा रहा है। 3 दिन की डेमो क्लास दी जा रही है, 3 दिन की डेमो क्लास आप पहले ज्वाइन कर लीजिए।
चाहे नीट के लिए आप आ रहे हैं, चाहे पीएनएसटी के लिए आप आ रहे हैं, पहले 3 दिन की डेमो क्लास ज्वाइन कर लीजिए और 3 दिन के बाद अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाई हो पा रहे हैं कि हमारे टीचर्स जो है, हमारी टीम जो है आपको बहुत अच्छा क्या बोलना चाहिए रिस्पांस दे रही है या बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रही है सब्जेक्ट को और आपको सारी चीजें समझ में आ रही है और आपको लगता है कि आप यहाँ पे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, तो फिर बिल्कुल आपका वेलकम है। ठीक है, अभी मैं नीट का सिलेबस भी थोड़ा सा शॉर्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ, पीएनएसटी का सिलेबस तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, नीट के बारे में थोड़ा सा मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो नीट के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो नीट का जो सिलेबस है इसमें आपको मेनली पढ़ना है 4 सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। केमिस्ट्री पढ़ना है, इसमें आपको फिजिक्स पढ़ना है, थर्ड इस पे आपको बॉटनी पढ़ना है और जूलॉजी पढ़ना है। ठीक है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जंतु विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी सभी से बेटा आपको 50-50 क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, नीट में आपको सभी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, मतलब आपका जो नीट का पेपर है इसमें कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। सारे 4 सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कहने का ये है टोटल आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे? टोटल क्वेश्चंस आपको अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चंस आपको नीट के पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, तो पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, 4 मार्क्स का होता है। ठीक, अब ऐसे अगर हम बात करें कि 4 मार्क्स का एक पेपर होता है, सॉरी क्वेश्चन होता है, तो 200 तो क्वेश्चन जो होंगे वो तो 800 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन नीट का पेपर तो 720 का होता है। तो नीट का जो पेपर है, नीट का जो एग्जाम है, नीट का जो पेपर आप देंगे तो वो तो 720 का हो रहा है, 720 का मार्क्स का हो रहा है, तो फिर गड़बड़ कहां हो रही है? तो गड़बड़ कहां हो रही है वो ध्यान से समझना आप। ठीक है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि हमारा जो नीट का पेपर है वो बेटा उसमें कितने सब्जेक्ट आपको पूछेगा? 4 सब्जेक्ट पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक आपका बॉटनी और एक आपका पूछेगा क्या? जूलॉजी। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, वैसे सारे बच्चों को पता रहती, जिनको नहीं पता है वो ध्यान देना। तो बेटा इनमें जो 50 क्वेश्चंस होंगे, देखो 50 क्वेश्चन यहां से पूछना है, 50 क्वेश्चन यहां से पूछना है, 50 क्वेश्चन यहां से पूछना है और 50 क्वेश्चन यहां से वो पूछेगा। ठीक है, क्या होता है नीट के पेपर में सारे सब्जेक्ट को वो 2 सेक्शन में दे रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए या सेक्शन ए और सेक्शन बी, आप पार्ट ए या पार्ट बी बोल दो या सेक्शन ए और सेक्शन बी बोल दो। पार्ट ए में 35 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और पार्ट बी में 15 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट ए के 35 के 35 मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन पार्ट बी में मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करना है? 10, और 5 क्वेश्चन यहां पे आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। बात समझ में आई आपको? सारे सब्जेक्ट के जो 50 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो 2 पार्ट में आपको मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन आने वाले। लेकिन मजे की बात क्या है कि पार्ट ए के जो 35 क्वेश्चन है वो सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन पार्ट बी के जो 15 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको 5 क्वेश्चन यहां पे नहीं बनाना है। मतलब पार्ट बी के केवल आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बात समझ में आ गई? मतलब टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कितने करना है? 35 प्लस 10, मतलब 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये वाली चीज सभी में वैसी अप्लाई होगी। तो भाई 45 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, कितने? एक सब्जेक्ट से। तो टोटल 4 सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बताओ? टोटल आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 180 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो भाई साहब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 4 इंटू 180 कर दो आप, तो 720 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720 मार्क्स आपके आ जाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो भाई साहब ये आपका जो है नीट के पेपर का थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए एक्सप्लेनेशन है। इसमें अब आपको क्या होता है, एक और चीज इंपॉर्टेंट सी बताना है, वो क्या होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। नीट के पेपर में याद रखना है। मतलब कहने का क्या है, एक क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो जाता है आपसे, तो उस क्वेश्चन का आपसे 1 नंबर कटेगा, ठीक है। 1 नंबर आपका क्या होगा, वहां से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नीट के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन आपको किया, आगे बढ़ते हैं अब सीधे पीएनएसटी के सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। अब डिटेल सिलेबस में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पे आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है टाइप्स। पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स बिल्कुल डिटेल पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में जो दिया है लाइन टू लाइन चीजें चलेगी, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, उतने से ही कवर हो जाएगा। और जितने भी 15 से 20 साल के अंदर पीएनएसटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए 12th की केमिस्ट्री में, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बस आप लोग साथ में जोड़ के पढ़ना बस, ठीक है। दूसरा, लिक्विड में सॉलिड्स के विलयन की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहां पर लिक्विड में गैसों की विलेयता पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, राउल्ट लॉ पढ़ेंगे यहां पर, फिर साथ ही में यहां पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। फिर यहां देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अनुमान को बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ठीक है। इसको डिटरमाइन करने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहां पे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा ये दिया हुआ है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है, ओके। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर। इसमें कुछ चीजें और एक्स्ट्रा है, कुछ चीजें और एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते वहां पे करवाऊंगा, ठीक है। इसी का जस्ट इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी का इंग्लिश में भी मैंने करके लाया है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहां से बिल्कुल प्रॉपर सिलेबस को नोट कर लेना बेटा, सिलेबस को नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और इसको अपने जिस भी आप नोट्स को बना रहे हैं केमिस्ट्री की, उस पे आप बिल्कुल आप इसको सामने लिख लेना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के पास। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है रेडॉक्स रिएक्शन। चलो मैं इंग्लिश में समझाता हूँ, हिंदी वाला, आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। इसका सिलेबस हम देखते हैं सेकंड नंबर पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन, ठीक है। विद्युत रसायन में अपन देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको पहले पढ़ना है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हमको पढ़ना है ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। फिर हमको पढ़ना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर नर्नस्ट इक्वेशन है, फिर नर्नस्ट इक्वेशन है, और इसका एप्लीकेशन, यहां से बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्नस्ट इक्वेशन से। आप देखोगे जब हम पढ़ेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। फिर रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, इससे भी क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं और बहुत इजी टर्म्स होते हैं, अपन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएगी। फिर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विद्युत अपघट्यों की चालकता या विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, ठीक है। फिर आता है स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, विशिष्ट तथा मोलर चालकता। फिर आगे बढ़ते हैं यहां से वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स सांद्रता में ओके, कॉन्सेंट्रेशन की चालकता में जो है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, सॉरी, सांद्रता की जो है चालकता में भी क्या बोला जी, जो परिवर्तन होंगे उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलरॉस नियम, कोलरॉस का नियम क्या होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस के जो लॉ आएंगे उसको पढ़ेंगे यहां पर। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड सेल और फ्यूल सेल के बारे में, और लास्ट में कोरोजन मींस संक्षारण, इसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट नंबर पे, ठीक है। तो यहां पे ऐसे करके हमको सिलेबस पढ़ना है। इसका हिंदी अगर आपने नहीं लिए
फोटो नहीं लिए थे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना एक बार। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से नोट जरूर करना। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक। क्या है? केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में हमको क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। फिर इसी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट होगी। फिर यहां पर आता है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फिर यहां पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे किसी अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता। ठीक है, फिर इसके जस्ट बाद में हमको क्या पढ़ना है? रेट लॉ, और इसी में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे क्या पढ़ना है? समाकलित दर समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित दर समीकरण पढ़ना है। फिर यहीं पर हमको पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, किसके लिए? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। फिर हमको यहां पे पढ़ना है संगठन सिद्धांत की अवधारणाएं, ये कोलाइजन थ्योरी यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल करना है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी लास्ट में, और उसके बाद में पढ़ना है आर्हेनियस का समीकरण। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको पढ़ना है किसमें? रासायनिक बल गतिकी में। क्लियर है? इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट कर लो, और इंग्लिश मीडियम का सिलेबस में बता दे रहा हूं, उसको भी आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो फटाफट से इसको कर लेना। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन, फिर क्या बोलना चाहिए? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। मैंने हालांकि उसको समझाते बता भी दिया था। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, बेटा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या चीजें हमको डिस्कस करनी है? पहले तो हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डील करना है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो मेटल्स होगी उनकी प्रेजेंट देखेंगे कि कितनी कितनी नेचर में प्रेजेंट होती है। फिर इनकी स्पेशलिटी मतलब प्रॉपर्टीज बात करेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट पंक्ति में संक्रमण धातुओं के प्रॉपर्टीज के सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट पंक्ति बोल रहा है, मतलब वो 3D सीरीज एलिमेंट की बात कर रहा है। तो 3D सीरीज एलिमेंट्स जो होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है मेटलिक नेचर उनकी, है ना, जैसे कि आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन रेडियस, आयनिक रेडियस, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और यहां पर आपका कुछ वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं वो है, फिर यहाँ पे वो कुछ एलॉय भी बनाते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। ठीक है, फिर कुछ कंपाउंड्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इनको बनाने की मेथड क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी जैसे कि इनके एसिडिक मीडियम में ये अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, कुछ केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और यहां से बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेंथेनाइड एलिमेंट। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे एक्टिनाइड एलिमेंट। तो लेंथेनाइड एलिमेंट में हमको क्या क्या चीजें देखनी है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्शन और इसके रिजल्ट। ठीक है, फिर एक्टिनाइड्स में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और लेंथेनाइड्स के साथ इनका कंपेयर पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको पढ़ना है किसमें? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश वाला जो सिलेबस है उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, तो ये देख लो आप, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं इसको स्क्रीनशॉट कर लेना यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको समन्वय यौगिक नहीं बोलते, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेना। इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक, हिंदी में इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है जी, ओके, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है इसमें हमको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है? तो बेटा इसमें पहले तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसमें लिगेंड्स क्या होते हैं, फिर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं, फिर इनमें कलर क्या होता है, कलर पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज है, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनका साइज, शेप, इनका शेप मतलब आकार कैसे होता है। फिर यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का IUPAC नामकरण,
मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बोल रहे हैं जो केवल एक मेटल रखते होंगे। और मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत डिटेल पढ़ा दिया हो आपको इसके पहले, केवल मैंने आइसोमेरिज वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं पढ़ाया था, तो आइसोमेरिज्म जो है आप उसको पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक है ना। अभी मैं आइसोमेरिज्म भी कवर करवाऊंगा। यहाँ पे बॉन्डिंग जब पढ़ोगे आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तो इसमें 3 बॉन्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका है। एक वर्नर की थ्योरी पढ़े थे, वीबीटी पढ़े थे और सीएफटी पढ़े थे, ठीक है। वर्नर का सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये तीनों थ्योरी हमको यहाँ पे पढ़नी है। फिर जो कंपाउंड होंगे उनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर 2 टाइप की आइसोमेरिज हम लोग डील करते हैं, एक स्टीरियो आइसोमेरिज और एक होती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज, ठीक है। ये 2 टाइप की आइसोमेरिज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। फिर हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड का इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो सिलेबस है बहुत ही इजी है और मैंने मैक्सिमम पार्ट इसका पढ़ा दिया है। लगभग 10 से 15% बचा होगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नहीं तो मैंने चैनल में वीडियो डाला हुआ है। और अभी जब मैं पेपर की एनालिसिस करवाऊंगा तो वहां से स्क्रीनशॉट निकाल के बताऊंगा आपको कि कैसे पेपर में मेरा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो एज इट इज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। पर आप अगर एक बार पढ़े होते तो आपसे भी वो क्वेश्चन इजीली बन जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो आप देख लेना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इसका इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेट, इसमें नंबर पढ़ना है, कलर पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ना है, शेप पढ़ना है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बॉन्डिंग पढ़ना है, और फिर आइसोमेरिज पढ़ना है, और आइसोमेरिज के बाद में इसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट 6 नंबर पे अपन आते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर है इसमें आपको सबसे पहले इनको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन होगा इसका कि हेलो एल्केन पहचानोगे कैसे, ठीक है, ये भी मैंने यूट्यूब में पढ़ा दिया है, ठीक है, आप देख लेना जाके चैनल पे। इसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर पढ़ना है, फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है यहाँ पर, फिर इसकी रिएक्शंस पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म इसकी देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ना है आपको सेकंड नंबर पे हेलो एरीन। पहले नंबर पे आपने क्या पढ़े, हेलो एल्केन, दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़े, हेलो एरीन। हेलो एरीन में आप क्या क्या देखेंगे, इसमें भी आप कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर देखेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड यौगिकों कंपाउंड्स के लिए हेलोजन का डायरेक्ट इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके कुछ इफेक्ट आप लोग देखेंगे, है ना, पर्यावरण पे कुछ प्रभाव हम लोग इसके देखेंगे। फिर यहाँ पे आगे पढ़ना है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन और डीडीटी, ठीक है। ये आपको छोटे जो कॉन्सेप्ट है आगे चल के ये भी डिस्कस करना है। हालांकि मैंने मैक्सिमम चीजें इसकी कवर करवा दी है चैनल पे, एक बार फिर से अब डिटेल लेक्चर के साथ मैं फिर से लेकर आऊंगा इसको, ठीक है। इसके आगे चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए कि इंग्लिश में क्या क्या पूछ रहा है आपसे। तो हेलो एल्केन में क्या क्या पूछ रहा है और हेलो एरीन में क्या क्या पूछ रहा है। तो अभी जो मैंने चीजें आपको बताई उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ दिया गया है। तो इसको जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे फटाफट से क्लिक कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर पे, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 पे आप आओ। क्या है आपका यूनिट, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों हम एल्कोहल की बात करेंगे, फिर फिनॉल की बात करेंगे और फिर ईथर की बात करेंगे। तो एल्कोहल में आपको नॉमेनक्लेचर, इसकी बनाने की विधि, भौतिक और रासायनिक गुण, ये पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, या माध्यमिक नहीं होगा, ये द्वितीयक होगा, ठीक है। इसको माध्यमिक मत करना, इसको द्वितीयक कर लेना। इसको मैं मिटा के यहां लिख दे रहा हूं, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री भी बोलते हैं एल्कोहल की पहचान करना। अब इसकी पहचान करने की कुछ मेथड है, वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर इसकी रिएक्शन है, जैसे निर्जलीकरण की रिएक्शन होगी जिसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पे मिथेनॉल और इथेनॉल के कुछ प्रॉपर्टीज अपन लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फिनॉल की, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फिनॉल की। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। फिनॉल, एक मिनट।
ओके, देखो इसके बाद हम बात करेंगे फिनॉल की। तो फिनॉल का नॉमेनक्लेचर, इसको बनाने की मेथड सबसे पहले डील करेंगे। उसके बाद हम इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डील करेंगे। फिर इसके बाद हम फिनॉल की एसिडिक नेचर, और उसके बाद हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और फिनॉल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको अपन लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो जो सिलेबस है इसको नोट कर लेना, क्योंकि हम लाइन टू लाइन चीजें कवर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ाते, और उनके कंटेंट और हमारे कंटेंट में बहुत अंतर होता है। आप एक बार क्लास ज्वाइन करके जरूर देखना। इसके बाद ईथर की बात करेंगे। तो ईथर में देखो नॉमेनक्लेचर, बनाने की विधि, भौतिक और रासायनिक गुण और इसका उपयोग। ठीक है, ये चीजें आपको जो है सिलेबस के अंदर है, इंक्लूड है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके इंग्लिश पार्ट पे। तो इसका इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसी चीज को आपको यहाँ इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सीधे इसके नंबर 8वें नंबर की यूनिट पे चलते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या पढ़ना है? तो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? इसका नॉमेनक्लेचर, फिर आपको पढ़ना है कार्बोनिल ग्रुप की नेचर, फिर क्या पढ़ना है? इसको बनाने की मेथड। ओके, फिर हम देखेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और इनकी जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। इसकी मैकेनिज्म बोला है तो इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। फिर एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी रिएक्टिविटी को भी हम यहाँ पे डील करेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। ओके, ये हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या पढ़ना है? नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, उसके बाद इसकी एसिडिक नेचर पढ़ना है, फिर इसमें क्या पढ़ना है? इसको बनाने की मेथड पढ़ना है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और उसका यूज पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, जो जो चीजें मैं करवा रहा हूं। इसी में इसका इंग्लिश वर्जन देख लो। इसके इंग्लिश वर्जन को आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो फटाफट से क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के यूनिट पे, यूनिट नंबर 9। इसमें हम पढ़ेंगे एमाइन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो यहाँ पे? एमाइन। ओके, एमाइन में हम लोग क्या क्या देखेंगे? इसमें नॉमेनक्लेचर देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको बनाने की मेथड कौन कौन सी होगी वो पढ़ेंगे, इसकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक और रासायनिक गुण कौन कौन से वो देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ इसका यूज देखेंगे। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, पहचान कैसे की जाती है, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट को बनाते कैसे हैं, उनके लिए कौन कौन से केमिकल का इंपॉर्टेंस होता है वो पढ़ेंगे। फिर इनकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे डायजोनियम सॉल्ट की, और इसको बनाने की मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको एमाइन चैप्टर में पढ़नी है, इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, इसी का इंग्लिश में देख लीजिए, आप इंग्लिश वाला पार्ट देख लीजिए। तो एमीन में आपको एमीन और डायजोनियम सॉल्ट दो पार्ट में ये बटा है। एमीन्स में जो जो चीजें पढ़नी है वो मैंने डिस्कस कर दिया, आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट नंबर की यूनिट आती है 10 नंबर पे, बायोमोलिक्यूल्स। क्या? बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में हमको दो तीन चीजें पढ़नी होती है, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, इसमें प्रोटीन्स पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में बच्चों हमको क्या क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पढ़ना है। सबसे पहले कितने टाइप से कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे यहाँ पर एल्डोज और कीटोज टाइप का दिया है। ठीक है, इसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मतलब ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड को ही बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। देखो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करोगे तो मोनोसेकेराइड पढ़ोगे आप इसमें कार्बोहाइड्रेट में, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड बोल सकते हो, और तीसरे नंबर पे है पॉलीसेकेराइड। तो तीन टाइप से जनरली इसको क्लासिफाई करेंगे, अपन लोग वहां डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आ जाता है। डाइसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आ सकते हैं, और मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मेनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसका इंपॉर्टेंस पढ़ते हो आप लास्ट में, कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व। ठीक है, ओके। फिर आप पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे प्रोटीन्स। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो प्रोटीन्स की सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कुछ, है ना, प्रोटीन की कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, है ना, पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड क्या होते हैं वो पढ़ेंगे।
फिर प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर होती है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ये पूछता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा डील करेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा डील करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में अपन देखो यहाँ पे हार्मोन्स पे आ गए। हार्मोन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? हार्मोन्स में आपको हार्मोन्स की इंफॉर्मेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको हार्मोन्स की नहीं पढ़ना है। स्ट्रक्चर को छोड़कर आपको जो भी पढ़ना, मतलब सिलेबस में दिया होगा हार्मोन्स में, वो आपको सारी चीज डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद विटामिन में आपको क्या क्या दिया है? विटामिन में आपको दिया है विटामिन का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से विटामिन हो सकते हैं, मैंने आपको पढ़ा के भी रखा है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील, ठीक है। उसको अपन ने पढ़े हुए हैं पहले से, एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विटामिन का क्लासिफिकेशन है और इनके कार्य है। फिर न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ना है इसमें। न्यूक्लिक एसिड में आपको डीएनए और क्या पढ़ना है? आरएनए पढ़ना है। तो इतना सिलेबस है हमारे पास बच्चों, इतना सिलेबस है हमारे पास। लास्ट जो अभी मैंने बताया आपको बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर नंबर 10 है या यूनिट नंबर 10 है, और इसमें इसका इंग्लिश वाला जो पार्ट है इसको भी आप यहां से क्लिक कर सकते हैं और इसको आप प्रॉपर नोट्स में लिख लीजिए। अगर आप पीएनएसटी की, जीएनएम की तैयारी कर रहे हो तो ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और जितने भी सब्जेक्ट टीचर अभी आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो सभी का आप सिलेबस अपनी नोट्स में जरूर इंट्रोड्यूस करो, नोट्स में जरूर लिखो, ताकि आप जब पढ़ोगे तो पढ़ने के साथ साथ आप ये भी वहां से नोट कर सको कि आपसे कुछ भी चीजें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप 100% तैयारी करके जा रहे हो, सारा सिलेबस कवर करके जा रहे हो, तो आप 100% अपन श्योर होकर बोलते हैं कि आपकी एग्जाम निकलेगी और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहां तक के लिए जो है हमारा सिलेबस आज यहाँ पे, मतलब ये सिलेबस हमारा 12th का जो है यहीं पे कवर होता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में इतना ही चीजें आपको पढ़ना है। और लास्ट में एक बार फिर से रिकॉल में करवा दे रहा हूं कि 1 अक्टूबर से नीट और पीएनएसटी के ऑफलाइन जो है रेगुलर बैच हमारे इंस्टीट्यूट में चालू हो रहे हैं। एड्रेस आप याद रखना, गोदिया रोड बालाघाट। अगर आपको एड्रेस से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर लेना 9301824006। इस पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपको किसी बेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है आप कॉल करके बिल्कुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।